रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट विद द क्लोनिंग। क्लोनिंग इज द टाइप और द फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑब्टेन द क्लोन्स। क्लोन बोलते हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली सेम हो। सो प्रोडक्शन ऑफ क्लोन बाय asexual मीन्स। आमतौर पे नेचुरली क्लोनिंग आपको नज़र आएगी प्लांट्स के अंदर। हाँ, कुछ इंसेक्ट्स भी करते हैं, लेकिन एनिमल्स, बड़े एनिमल्स की अगर बात करें, उनमें नेचुरली क्लोनिंग नहीं होती, बल्कि उनके अंदर क्लोनिंग करवाई जाती है बाय आर्टिफिशियल मीन्स। क्लोनिंग के दो मेथड है। मेथड 1, हमने क्लोन तैयार करना है। सबसे पहले तो हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो डिज़ायर्ड एनिमल, जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी तरह का हमने क्लोन प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये एक एनिमल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। ये एनिमल शीप है, कोई भी एनिमल है। दिस इज़ द डिज़ायर्ड एनिमल। ये जो डिज़ायर्ड एनिमल है, ऑफ कोर्स ये डिप्लॉयड है। इस तरह का एनिमल हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसका हम लेंगे सोमैटिक सेल, क्योंकि ये डिप्लॉयड होते हैं। हमें डिप्लॉयड सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस चाहिए। इसका हम निकाल देंगे न्यूक्लियस। कोई भी बॉडी का सोमैटिक सेल आप यूज़ कर सकते हैं, उसका आप निकालेंगे सिर्फ न्यूक्लियस। मसलन ये सेल था, ये इसका न्यूक्लियस था, तो ये आपने इसका न्यूक्लियस निकाल लिया। दूसरी तरफ आप इसी स्पीशी में ले सकते हैं फीमेल एनिमल। इसी में ये है फीमेल एनिमल। ये जो फीमेल एनिमल है, इसका लिया जाएगा ज़ाइगोट। फीमेल एनिमल, इसका आप निकालेंगे बाहर ज़ाइगोट, यानी फर्टिलाइज्ड एग, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। ये है डिप्लॉयड, ये था इसका ज़ाइगोट। अब इसमें से आप इसका उड़ा देंगे न्यूक्लियस, रिमूव्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आपने फेंक दिया, यानी ये इसमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस इसका आपने ज़ाइगोट का रिमूव कर दिया। न्यूक्लियस के रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि अब इसमें जीन्स नहीं है, इसमें किसी जानदार का जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब जो डिज़ायर्ड एनिमल के सोमैटिक सेल से आपने न्यूक्लियस निकाला था, ये आप इसमें प्लेस कर देंगे। ये आ गया न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस आपने यहाँ प्लेस कर दिया। अब इस ज़ाइगोट के पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस है डिज़ायर्ड एनिमल का। इट मीन्स इसमें A to Z जितने भी जीन्स हैं वो सारे इस एनिमल के हैं, यानी इस ज़ाइगोट में जो भी जेनेटिक एक्सप्रेशन होगा वो इस डिज़ायर्ड एनिमल का होगा। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसको आप वापस प्लेस करेंगे इनटू द फीमेल वॉर्म। वापस लिया आपने और इस फीमेल के वॉर्म में, यानी जहाँ नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, वहाँ आपने प्लेस कर दिया। अब ये एनिमल प्रेगनेंसी पीरियड से गुजरेगा, इसमें ये ज़ाइगोट डेवलप करता जाएगा और आखिरकार हमें प्रेगनेंसी पीरियड के कंप्लीट होने पे अब जो एनिमल मिलेगा, लेट्स सपोज वो ये ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गेनिज्म आपस में
जेनेटिकली सेम होंगे। सो दिस इज जेनेटिकली सेम, इसलिए हम इसको नाम देंगे दिस इज कॉल्ड एज क्लोन। तो इस पेरेंट एनिमल से आपने ये जो एनिमल प्रोड्यूस किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए आपने प्रोड्यूस किया है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एक जानदार का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो क्लोन बना है, ये जिस प्रोसेस से बना है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। तो यूजुअली जो क्लोनिंग करवाई जाती है बड़े एनिमल्स पे, उन पे ये मेथड अप्लाई होता है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 is just like the formation of the identical twins। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, अगर वो आपकी समझ में आ जाते हैं तो समझ जाएं ये मेथड आपकी समझ में आ जाता है। सबसे पहले हम एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको उसकी समझ नहीं होगी तो आइडेंटिकल ट्विंस की भी समझ नहीं आएगी। अब सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल बर्थ जो होती है, उसके पीछे सारी क्या स्टोरी होती है। होता इस तरह है कि एक स्पर्म होता है, यहाँ बात कर लेते हैं, ये एक स्पर्म है, एस स्टैंड फॉर स्पर्म, ये एक एग है, ए स्टैंड फॉर एग, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, इसको आप नाम देते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इससे बनता है ये जाइगोट, सिंगल सेल, Z स्टैंड फॉर जाइगोट, एंड इट इज़ द डिप्लॉयड। अब ये जाइगोट आगे माइटोटिकली डिवाइड होता है, मतलब इस से 2 सेल बनते हैं, फिर 2 से 4 सेल बनते हैं, फिर 4 से 8 सेल बनते हैं, 16 सेल बनते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि इससे मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये एक बन गया। ये क्लोन नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें 2 गैमेट्स ने हिस्सा लिए, हाफ क्रोमोसोम एक पेरेंट से आए हैं, हाफ क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आए हैं। ये ऐसे ही जैसे इंसान पैदा होता है, फ्रॉम द फादर स्पर्म एंड द मदर एग। सो दिस इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आइडेंटिकल ट्विंस, ये क्लोनिंग की बात नहीं हो रही, ये जनरल बात हो रही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा होता है। अब आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं। याद रखिएगा, एक वर्ड फ्रैटर्नल ट्विंस है, दोनों वर्ड्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का पैदा होना आप कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल है बाद में, लेटर स्टेजेस में। फ्रैटर्नल ट्विंस तो टोटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना। मैं दूसरे की भी बात करूंगा, लेकिन पहले देखते हैं आइडेंटिकल ट्विंस यानी क्लोनिंग का जो दूसरा मेथड है जो आइडेंटिकल ट्विंस की तरह है, वो कैसे है। आइडेंटिकल ट्विंस को आप कह सकते हैं जुड़वा जो जानदार पैदा होते हैं, या जुड़वा बच्चे इंसानों की बात करें, हम शक्ल बिल्कुल एक जैसे दोनों होते हैं, वो कैसे। ये था स्पर्म फादर से, ये था एग। जिस तरह ये स्पर्म एग है, इस तरह ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, जिस तरह ये फ्यूज़ हुए थे, फर्टिलाइजेशन, और इससे भी बन गया ये जाइगोट। यहाँ तक मैंने सेम बात की है यहाँ भी। अब जाइगोट एक सेल है, डिप्लॉयड है, इसमें माइटोसिस स्टार्ट होती है। पहली माइटोसिस जब होती है ना, तो ये बन जाते हैं 2 सेल, लेकिन ये 2 सेल आपस में इकट्ठे नहीं रहते, और ये 2 सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये भी अलग, ये भी अलग। यहाँ ऐसा नहीं था हुआ, यहाँ इकट्ठे थे। यहाँ पहली माइटोसिस पे दोनों सेल अलग हो गए, इकट्ठे नहीं है पहली माइटोसिस पे। अगर माइटोसिस पे ये दोनों सेल एक दूसरे से अलग हुए हैं, और माइटोसिस में आप ये भी पढ़ते हैं कि जो आगे सेल्स बनते हैं वो 100% सेम होते हैं, क्योंकि माइटोसिस से जेनेटिक मेकअप सेम रहता है, चेंज नहीं होता। यानी जो जेनेटिक मेकअप इस सेल का था ना, इससे जो आगे ये 2 सेल्स बने हैं, इन दोनों सेल्स का जेनेटिक मेकअप सेम है, A to Z 100%, कोई डिफरेंस नहीं। सो बोथ सेल्स आर जेनेटिकली सेम।
वी कैन से दीज आर इन फैक्ट टू ज़ायगोट्स विद द 100% सेम जेनेटिक मेकअप। अब क्या होगा, ये भी इंडिपेंडेंट ज़ायगोट के तौर पे एक्ट करेगा, ये भी इंडिपेंडेंट ज़ायगोट के तौर पे एक्ट करेगा, ये भी और ये भी, दोनों डिवाइड होना शुरू होंगे। इससे भी एम्ब्रियो बनेगा, इससे भी एम्ब्रियो बनेगा, ये दोनों एम्ब्रियोस, इससे भी और इससे भी ऑर्गेनिज्म बनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ 100% सेम, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस। व्हेन माइटोसिस इज देयर जेनेटिक मेकअप रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। इससे भी ऑर्गेनिज्म बनेगा, इससे भी ऑर्गेनिज्म बनेगा, एंड दीज टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज identical twins, same, but both organism carry chromosome from both parents because originally they are formed from the sperm and egg from the two parents। यहाँ तक आप कह सकते थे ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट लेटेस्ट स्टेजेस का मैंने वर्ड पहले यूज़ किया था, मैं प्रूव कर रहा हूँ कैसे ये लेटेस्ट स्टेजेस पे एसेक्सुअल हुआ, इनिशियली सेक्सुअल एंड देन एसेक्सुअल। ऐसे ही क्लोनिंग का मेथड नंबर 2। ये था आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस का वर्ड आपकी बुक ने इस स्टेज पे यहाँ पे यूज़ नहीं किया। अब चूंकि मैंने बात कर दी इसलिए मैं थोड़ा सा उस बारे में बता देता हूँ। बाज़ औक़ात आप देखते हैं एनिमल्स के केस में, इवन ह्यूमन बींग्स के केस में, एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई फिक्स तादाद नहीं है, एक से ज़्यादा है। अब वो जो एक से ज़्यादा जानदार पैदा हुए हैं ना, वो एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, बल्कि डिफरेंट है। ऐसा भी होता है, एक ही फैमिली में बर्थ हुई है, दो बच्चे पैदा हुए हैं, एक मेल है दूसरा फीमेल है, या अगर दोनों सेम सेक्स से बिलोंग करते हैं, दोनों लेट्स सपोज मेल है, एक की कंप्लेक्शन स्किन कलर वाइट है, थोड़ा दूसरे का वाइट नहीं है, दूसरे का आप कह लें ब्लैक है या समथिंग एल्स आप कह सकते हैं। या इसी तरह हम एनिमल्स में बात करें, एक से ज़्यादा बर्थ हुई है लेकिन डिफरेंट है, हुई एक ही टाइम पे है लेकिन वो सेम नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनको फ्रेटर्नल ट्विंस का नाम दिया जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस का नाम नहीं दिया जाता। और फ्रेटर्नल ट्विंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? वह इस तरह है कि फीमेल में एक से ज़्यादा एग्स थे, ये एग्स थे। जब एक से ज़्यादा एग थे, इंसान में आमतौर पे एक टाइम में फीमेल में एक ही एग एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से पैदा होता है, आमतौर पे कह रहा हूँ, यूजुअली कह रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्शन भी है, बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा भी पैदा हो जाते हैं। तो इन एग के साथ अलग-अलग स्पर्म फ्यूज़ कर रहे हैं। जब ये एग इंडिपेंडेंटली फ्यूज़ करेंगे स्पर्म के साथ, तो इससे जो आगे ज़ायगोट्स पैदा होंगे, ये सारे ज़ायगोट्स ये भी सेम नहीं होंगे, ये सारे ज़ायगोट्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। स्टूडेंट्स, जब ज़ायगोट ही डिफरेंट होंगे तो आगे एम्ब्रियो भी डिफरेंट होगा और उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड एज फ्रेटर्नल ट्विंस। क्लोनिंग को यूज़ किया जाता है बड़े लेवल पे, बड़े एनिमल्स को प्रोड्यूस करवाने के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। हॉर्सेस, माइस, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, बाज़ रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिज्म हम चाह रहे होते हैं कि वो उसके अंदर प्रोड्यूस हों, उसके लिए हम क्लोनिंग का मेथड यूज़ करते हैं। क्लोनिंग के बाद हम आते हैं प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बायोलॉजी ने एनवायरनमेंट को सेव करने में क्या किरदार अदा किया? एनवायरनमेंट आज अगर हम देखें हमारे लिए बहुत मॉडिफाइड है, एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, इसके अलावा टेलीविज़न हैं, मोबाइल हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन्स चल रहे हैं। यानी एक पहले वक्त होता था इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी।
जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई, तो उसके तहाइफ हमें इस फॉर्म में मिल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा इस चीज़ का। बट एट द सेम टाइम इट हैव डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक इसने डैमेज भी की है। बात हो रही है इंडस्ट्रीज़ की, फ़ायदे बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पॉल्यूशन की सेंस में। वो वाटर पोल्यूशन की बात कर लें, एयर पोल्यूशन की बात कर लें, सॉइल पोल्यूशन की बात कर लें, नॉइज़ पोल्यूशन की बात कर लें, तो एक बैड इफ़ेक्ट आप कह लें इस इंडस्ट्रीज़ का हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने में बहुत बुरा किरदार है। टन्स की मिकदार में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी वेस्ट डेली खारिज हो रहे हैं, जो पानी के अंदर भी जा रहे हैं। वहाँ एक्वेटिक लाइफ है बुरी तरह मुतासिर हो रही है, या इस एक्वेटिक लाइफ के ऊपर हमारे एनिमल्स डिपेंडेंट हैं, वो उस पानी को पीते हैं, या हम उसको किसी इनडायरेक्ट वे में इस्तेमाल करते हैं, हमें भी नुकसान पहुँच रहा है। सो इट हैव डिस्ट्रॉयड आवर environment. Even industrial pollution have reached alarming level in some countries. Ozone layer dramatically have been damaged. और obviously अगर वो डैमेज होगी तो काफ़ी सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से उसमें से निकल के नीचे ज़मीन पे आएंगी एंड मे काज सीरियस डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर एंड कैटरैक्ट्स, आई लेंथ इसमें ख़राब होता है, यानी और बहुत सारी बीमारियों का बायस प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में बन सकती है। बात यह है कि बायोलॉजी ने इसको रिड्यूस करने में, इन्वायरमेंट को सेव करने में क्या किरदार अदा किया। बायो रेमेडिएशन एक वर्ड है। बायो रेमेडिएशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए पॉल्यूशन को अगर रिड्यूस किया जाए। So this is the reduction of the pollution by the use of the living organism. Reduction or control of pollution by use of लिविंग ऑर्गेनिज्म। मसलन एक एग्जांपल आपकी बुक ने दी है यहाँ पे, एग्जांपल है एलजी की। कुछ एलजी ऐसे हैं ज़मीन के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं और वो एलजी ज़मीन से टॉक्सिक किस्म के या कैंसर काजिंग मटेरियल्स को ज़मीन से एब्जॉर्ब अपने अंदर करते हैं। सो जो सॉइल पोल्यूशन के चांसेस होते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा हद तक, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। सो दीज एलजी एब्जॉर्ब टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम सॉइल। इसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल बताता चलूँ, प्लांट्स हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। फिर फंजाई हैं, ज़मीन के अंदर वेस्ट की डिकम्पोजिशन में बड़ा अहम काम कर रहे हैं। यू नो दे आर द रिसाइकलर्स। फंजाई रिसाइकलिंग ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। बैक्टीरिया हैं, दे आर आल्सो एक्सीलेंट डिकम्पोजर्स। डेड बॉडीज़ आप फेंक देते हैं एनिमल्स की, मैन की, क्या होता है कुछ दिनों बाद वो गलना सड़ना शुरू होती है, डिकम्पोज होना शुरू होती है, ख़त्म हो जाती है। अगर ये ना हो डिकम्पोजर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ना हो बैक्टीरिया, फंजाई, बढ़ी रहें, पोल्यूशन काज करें, एट्सेट्रा। सो कहने का मकसद ये हुआ कि जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी, उसको कम करने में इन ऑर्गेनिज्म ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो नेचुरल, ये तो नेचुरल चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हम नेचुरली कर रहे हैं। वी कैन यूज़ देम इवन आर्टिफिशियली। सम बैक्टीरिया दे आर क्लोन्ड
You can say asexually they are produced for such purposes. Even biodegradation at the sea level. ये कराची की बंदरगाह है, बाज़ लोडिंग अनलोडिंग के दौरान वहाँ पे लीकेज होती है ऑयल की, वहाँ काफ़ी सारा ऑयल उस सरफेस पे, उस किनारे पे फेंक दिया जाता है, जिससे वहाँ पे पोल्यूशन हो सकती है। आपने बैक्टीरिया ऐसे पैदा करवाए हुए हैं कि उसका स्प्रे करते हैं, वहाँ पे उनकी डेग्रेडेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, वाटर पोल्यूशन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our life to decrease such pollution. Endangered species का जिक्र हुआ यहाँ पे। ऐसी स्पीशीज हैं जिनको खतरा लाहक है आने वाले वक्त में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ऐसी स्पीशीज को हम नाम देते हैं endangered species. नो डाउट बाय द पोल्यूशन ये चीज़ अब पहले से बहुत ज़्यादा होगी, यानी ये हमारे लिए ख़तरा है। जो जानदार पहले बहुत ज़्यादा तादाद में होते थे हमारे पास, कम होना शुरू हो गए। दिस इज़ अगेन थ्रू द पोल्यूशन। सो आवर रिवर्स, कैनाल, स्ट्रीम्स, दे आर हैवीली पोल्यूटेड। रिवर रावी की ही बात कर लें, आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर हम देखें तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इसमें आप कह लें, क्योंकि लाहौर सिटी का अगर इसमें पानी आता है, शहादरे का पानी वहाँ अगर जाता है, तो पहले ये इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं थी, इतने ज़्यादा केमिकल्स वेस्ट नहीं जाते थे, पानी साफ़ रहता था, एक्वेटिक लाइफ मेंटेन थी, हर तरह की मखलूक एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो हमें नज़र आती है रिवर लेवल पे में वहाँ मिलती थी। लेकिन अब सिवाय वेस्ट के, इंडस्ट्रियल वेस्ट के, घरों का जो वेस्ट होता है, सेवरेज का जो पानी होता है, ज़्यादा आपको वहाँ पे नज़र आएगा। सो नाउ वी शुड टेक सम सीरियस एक्शन ऑन दिस इशू टू डिक्रीज द पोल्यूशन so that this environment may remain safe for our future citizens. Thank you very much.